वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में भी ह्यूमन सेटलमेंट को इंडिया के रेस्पेक्ट में डिटेल में डिस्कस किया था। आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स और क्लस्टर ऑफ हाउसेस। इस डिस्कशन के ऑब्जेक्टिव्स: अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट एंड मीनिंग ऑफ प्लान सेटलमेंट। सो यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? क्लस्टर ऑफ हाउसेस और क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। You may call it a village, a town or a city. All are examples of human settlement. चाहे वो टाउन हो, विलेज हो, सिटी हो, they all are the examples of human settlement. The study of human settlement is basic to human geography. अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि ह्यूमन सेटलमेंट या सेटलमेंट ज्योग्राफी को हम लोग किस ज्योग्राफी की तरह स्टडी करते हैं, आंसर विल बी ह्यूमन ज्योग्राफी, बिकॉज द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था, पढ़ा था। तो उसी में जो ह्यूमन सेटलमेंट है, जो अलग अलग एरिया, अलग अलग रीजन, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हर एक एरिया में अपने आप को सेटल करता है, तो आप ह्यूमन सेटलमेंट को ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का, या बोल सकते हैं कि नेचर और ह्यूमन के बीच के एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप का आप एक बेस्ट एग्जांपल की तरह आप देख सकते हैं। अ ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। तो ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट भी हो सकता है और वो टेम्परेरी भी हो सकता है। द हाउसेस मे बी डिजाइंड और रीडिजाइंड, बिल्डिंग्स मे बी altered, functions may change, but settlement continues in time and space. ह्यूमन अपने सेटलमेंट को चेंज कर सकता है ना, अपने सेटलमेंट को रीडिज़ाइन कर सकता है, अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है, लेकिन वो टाइम और स्पेस, समय के अकॉर्डिंग और अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग उसमें चेंज, उसके फंक्शन में या उस सेटलमेंट में रहने वाले लोगों के फंक्शन में चेंज देखा जाता है। देयर में बी सम सेटलमेंट which are temporary and are occupied for short periods, maybe a सीजन। बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट होते हैं जिसको एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ही बनाया जाता है, और जैसे वो सीजन ऑफ हो जाता है हम दोबारा अपने सेटलमेंट के टाइप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, रूरल अर्बन डाइकोटोमी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट, हम यहाँ पे सेटलमेंट को दो मेजर टाइप में ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को अगले स्लाइड्स से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कौन सी बातें लिखी हुई, उन बातों पे थोड़ा सा एक बार ध्यान दें। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट सेटलमेंट्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ रूरल एंड अर्बन, बट देयर इज नो consensus on what exactly defines a village or town. इस बात पे अभी तक कोई भी एक कॉमन राय बन नहीं पाई है कि किसको हम लोग विलेज बोलेंगे और किसको हम लोग टाउन बोलेंगे। इसको लेकर अलग अलग जोग्राफर्स में अलग अलग टाइप के हमें व्यू देखने के लिए मिलते हैं। ऑल्दो पॉपुलेशन साइज इज एन इम्पॉर्टेंट criterion, it is not a universal criterion since many villages in densely populated countries of India and China have population exceeding that of some towns of Western Europe and United States of अमेरिका। यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है कि पॉपुलेशन साइज को आप विलेज और अर्बन एरिया का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मान सकते हैं, लेकिन इसमें भी वेस्टर्न यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, वहाँ पे बहुत ऐसे अर्बन एरियाज हैं, उनसे भी हमारे इंडिया और चाइना, जो कि वर्ल्ड के टॉप 1 और 2, चाइना और इंडिया, आप देख सकते हैं पॉपुलस कंट्री हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडिया और चाइना के ऐसे विलेजेस भी हैं जिनका पॉपुलेशन वेस्टर्न यूरोप और यूएसए के कई शहरों के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज का क्राइटेरिया हर जगह एग्जैक्टली फिट नहीं बैठ पाता है। एट वन टाइम पीपल लिविंग इन विलेजेस परस्यूड एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़, बट प्रेजेंटली इन डेवलप्ड कंट्रीज large section of urban population prefer to live in villages even though they work in the
सिटी। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है कि अगर हम लोग डेवलप कंट्री की बात करें, वहाँ पे बहुत बड़े जो पॉपुलेशन है ना, वो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो गांव में रहना पसंद करते हैं। हमने अपने प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आप लोगों को बताया था कि डेवलप कंट्री में जो मोस्टली जो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है वो मेल के द्वारा की जाती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोस्टली फीमेल के द्वारा की जाती है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन एंड विलेजेस इज दैट इन टाउन्स इन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। हमने बताया था आपको कि विलेज में और टाउन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि विलेज प्राइमरी एक्टिविटी में मोस्टली एंगेज ज़्यादा होता है, लेकिन अगर टाउन की बात करें, सिटी की बात करें, अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का जो एंगेजमेंट है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी लाइक सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ज़्यादा होता है। वाइल इन द विलेजेस मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक टर्म आ रहा है लंबरिंग। लंबरिंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है? लंबरिंग का मतलब, लंबर का मतलब या लंबरिंग का मतलब होता है कि पेड़ों को काटना, और इसी लंबरिंग से जुड़ी हुई एक कम्युनिटी होती है जो रशिया वाले भागों में जनरली पाई जाती है, हम उसी को लंबर जैक क्या बोलते हैं, लंबर जैक। तो लंबरिंग का मतलब होता है कि कमर्शियल पर्पस से या एनी अदर पर्पस से अगर हम लकड़ियों को या अगर हम लोग पेड़ पौधों को अगर हम लोग काट रहे हैं यहाँ पे। अब इस स्लाइड में देखिए, जो कि हमने इस स्लाइड को हमने प्रीवियस ह्यूमन सेटलमेंट वाली वीडियो में भी हमने उसमें ऐड किया था, आपने वहाँ पे भी पढ़ा होगा। अब रिवीजन के लिए आप यहाँ पे भी दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अर्बन और रूरल सेटलमेंट में क्या डिफरेंस है हमने इसको यहाँ पे डिटेल में रखा है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि अर्बन में होता है सिटीज़ और टाउन है, रूरल में देखें तो विलेजेस, हैमलेट। लाइफ की बात करें तो अर्बन एरिया में लाइफ फास्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, विलेजेस में सिंपल और रिलैक्स्ड लाइफ होता है। एनवायरनमेंट की बात करें तो अर्बन एरिया हमारे एनवायरनमेंट से ज़्यादा अलग थलग दिखता है, वहाँ पे एक ग्रेटर आइसोलेशन दिखता है। बट ऑन द अदर हैंड रूरल एरियाज़ में नेचर के साथ हमें एक क्लोज इंटरेक्शन ज़्यादा दिखता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। एसोसिएशन की बात करें तो अर्बन एरिया नॉन एग्रीकल्चरल, नॉन प्राइमरी एक्टिविटी लाइक ट्रेड, कॉमर्स, है ना, सर्विसेज में एंगेज ज़्यादा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड रूरल एरिया की बात करें, वहाँ पे एग्रीकल्चरल और लाइव स्टॉक रिलेटेड प्राइमरी एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा दिखती है। पॉपुलेशन साइज की बात करें तो अर्बन एरिया डेंसली पॉपुलेशन साइज को ज़्यादा दिखाता है, लेकिन अगर रूरल एरिया की बात करें वहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेशन का साइज हमें ज़्यादा दिखता है। सोशल मोबिलिटी की बात करें तो शहर के लोग ज़्यादा हाईली मोबाइल माने जाते हैं, या हाईली मोबिलाइज या हाईली इंटेंसिव वो माने जाते हैं। लेकिन अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे एक लेस इंटेंसिव ज़्यादा देखा जाता है। अब देखिए प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस स्लाइड में एक यहाँ पे टर्म आ रहा है सब अर्बनाइजेशन। तो सब अर्बनाइजेशन का अब यहाँ पे एक देखिए टर्म आ रहा होगा सब अर्बनाइजेशन, एक टर्म आ रहा होगा सब अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन को पहले समझिए। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रूरल से अर्बन एरिया की ओर, रूरल से अर्बन एरिया की ओर अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लाइक एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बेटर फैसिलिटीज़ को अवेल करने की बात करें, उस कारण से जो माइग्रेशन होता है, और उस माइग्रेशन के कारण अर्बन एरिया, अर्बन लाइफ, अर्बन लैंडस्केप, अर्बन आप बोल सकते लाइफ स्टाइल जब अपने आप को धीरे धीरे करके एक्सपैंड करना शुरू करता है, तो हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन, हिंदी में नगरीकरण कहते हैं। लेकिन किसी भी अर्बन सेंटर पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी को सभी लोगों के द्वारा अवेल करने के पर्पस से आने के कारण जब अर्बन एरिया ओवर क्राउडिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों का क्राउडिंग हो जाता है, लोगों की जमघट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ धीरे धीरे करके, क्वालिटी लाइफ धीरे धीरे करके ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू क्राउडनेस, ड्यू टू बहुत ज़्यादा संपत्ति या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की कीमत हाई होने के कारण लोग उस अर्बन एरिया या उस क्राउडेड अर्बन पॉइंट से लेस क्राउडेड अर्बन पॉकेट्स की ओर धीरे धीरे करके उस अर्बन लैंडस्केप या उस अर्बन एरिया में ही शिफ्ट करना शुरू कर जाते हैं। और ये एक मॉडर्न फेनोमेना है, हम इसी को सब अर्बनाइजेशन कहते हैं। और उसी सब अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के कारण ही उस पेरेंट सिटी, उस मदर सिटी, उस मेन सिटी के आसपास बहुत छोटे छोटे सबर्ब या बहुत छोटे छोटे शहर जो उस पेरेंट सिटी से ही क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं पे अपने मोस्ट ऑफ द फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, हम उन्हें ही सबर्ब्स कहते हैं। और आपने इसको भी अपने प्रीवियस ह्यूमन सेटलमेंट की वीडियो में आपने देख रखा है। एक बार फिर मैं यहाँ पे ब्रीफ में इसे डिस्कस कर देता हूँ कि सबर्ब का मतलब क्या होता है। अ सबर्ब इज अ
mixed use of residential area existing either as a part of a city or urban area. Suburbs are communities which share common border with the primary city of the एरिया. तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर बच्चे आपको याद होगा, था सबर्ब, और इसके साथ ही हमने एक टर्म डिस्कस किया था सैटेलाइट टाउन. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सैटेलाइट टाउन अपने पेरेंट सिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है, उनके बीच में जोग्राफिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है. लेकिन सबर्ब की बात करें, वो अपने पेरेंट सिटी पे डिपेंडेंट ज़्यादा होता है और उसके साथ ही अपने कॉमन बाउंड्री को भी क्या करता है, वो शेयर करता है. डिफ्रेंसिएशन बिटवीन अर्बन एंड रूरल on the basis of functions are more meaningful even though there is no uniformity in the hierarchy of the functions provided by rural and अर्बन सेटलमेंट. हम लोग अर्बन और रूरल सेटलमेंट में कई बार जो डिफ्रेंसिएशन है वो उसके फंक्शन के आधार पर करते हैं. प्रीवियस स्लाइड में भी हमने यही बताया कि अर्बन एरिया नॉन प्राइमरी एक्टिविटी, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा करता है. लेकिन अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और प्राइमरी रिलेटेड एक्टिविटी लाइक फिशिंग, क्वेरिंग, माइनिंग की बात करें, पैस्चरिंग की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ये सारी एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है. पेट्रोल पंप्स आर कंसिडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट. अब देखिए यहाँ पे फंक्शन के आधार पे भी हम अर्बन या रूरल एरिया को यहाँ पे क्लासिफाई करने की कोशिश करें. जैसे पेट्रोल पंप्स आर कंसीडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाइल इट इज़ एन अर्बन फंक्शन इन इंडिया. अब देखिए अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग फंक्शनल क्लासिफिकेशन के आधार पर भी अर्बन और रूरल सेटअप को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है. यूएसए में पेट्रोल पंप्स को एक लोअर ऑर्डर फंक्शन माना गया, लेकिन अगर इंडिया की बात करें यहाँ पे एक हायर ऑर्डर फंक्शन माना गया. इवन विद इन अ कंट्री रेटिंग ऑफ फंक्शंस में वेरी अकॉर्डिंग टू द रीजनल इकोनॉमी. एक कंट्री में भी अलग अलग जगह पे उसके फंक्शनल में डिफरेंस दिखाया था. कहीं पे उसको हाई हायरार्की में रखा गया, कहीं पे उसे लो हायरार्की में रखा गया. फैसिलिटीज अवेलेबल in the villages of developed countries may be considered rare in villages of developing and less developed countries. कहने का मतलब क्या है, विलेजेस में या फिर डेवलप कंट्री के विलेजेस में जो फैसिलिटी होती है वो हमें डेवलपिंग या लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं के बराबर हमें दिखती है. अब देखिए बच्चे, इस बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस के अकॉर्डिंग या इंडिया में किसे आप शहर कहेंगे, शहर के लिए, अर्बन एरिया के लिए क्या क्लासिफिकेशन है या क्या क्राइटेरिया है किसी भी जगह को अर्बन कहलाने के लिए. द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइंस अर्बन सेटलमेंट एज ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी. कोई भी एक ऐसा शहर, कोई भी एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी हो, कॉरपोरेशन हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो या नोटिफाइड टाउन एरिया हो. पहली बात. दूसरी बात, उस जगह पे मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए. थर्ड थिंग, 75%, एटलीस्ट 75% जो मेल वर्कर्स है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों. ठीक है. और पॉपुलेशन डेंसिटी एटलीस्ट मिनिमम 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमने 3-4 क्राइटेरिया क्या डिस्कस किया. एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 1991 अर्बन सेटलमेंट के लिए या किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट डिफाइन करने के लिए कौन से बेसिक क्राइटेरिया चाहिए. ऑल प्लेसेस विच हैव म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी, एटलीस्ट पॉपुलेशन 5000, at least 75% of male workers are engaged in non-agricultural activities and the population density at least 400% per square किलोमीटर. तो आप प्लीज़ इस डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे. यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अर्बन एरिया का मतलब क्या है. डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए अब है कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट के कौन कौन से टाइप हैं. हम यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप को डिस्कस करेंगे. हमने अपने पहले की वीडियो में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट को इंडिया के रेस्पेक्टिव में देखा था. क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड, देन सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड एंड
डिस्पर्स और आइसोलेटेड। यहाँ पे हम सिर्फ दो को डिस्कस करेंगे, एक है कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एंड द अनदर वन इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट में ऑल्सो बी classified by their shape, pattern types. The major types of classified by shape are, first one is compact or न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे घर एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक होते हैं, पहली बात है ना। बिल्ट अप एरिया की बात करें वो क्लोजली होता है यहाँ पे, ठीक है। लोग अलग अलग पर्पस है, चाहे वो वाटर की अवेबिलिटी हो, चाहे वो डिफेंस पर्पज से हो, एक जगह पे झुंड बना के एक ही जगह पे घर का क्लस्टर बना के रहना चाहते हैं। उनके फार्मलैंड्स उनके घर से अलग होते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में आपने पहले की वीडियो में भी पढ़ा है, डिस्कस किया है कि कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जनरली क्या होता है, डेवलप होता है। आप फिगर 10.1 से भी इस कॉम्पैक्ट सेटलमेंट को आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, दीज सेटलमेंट्स आर दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। सच सेटलमेंट्स डेवलप अलोंग रिवर वैलीज। इस प्रकार के सेटलमेंट कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं? रिवर वैलीज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिवर वैलीज के अलोंग ये डेवलप हो रहे हैं। एंड इन फर्टाइल प्लेन, तो मोस्टली इस प्रकार के सेटलमेंट रिवर वैलीज में और फर्टाइल प्लेन में डेवलप होते हैं। आप अगर गंगा प्लेन की बात करें, अगर मिड गंगा प्लेन को देखें, लोअर गंगा प्लेन को देखें, उत्तर प्रदेश को आप देखें, वेस्ट बंगाल को देखें, तो वहाँ पे हमें इस प्रकार के सेटलमेंट हमें ज़्यादा दिखते हैं। कम्युनिटीज आर क्लोजली निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे अलग अलग जो कम्युनिटी होते हैं, है ना, वो एक साथ बहुत सारे कॉमन बाउंड्रीज को शेयर करते हैं और एक ही प्रकार के ऑक्यूपेशन में। आप अगर मिड गंगा प्लेन को देखें, आप अगर लोअर गंगा प्लेन को देखें, तो रूरल एरिया में मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटी है वो आपको एग्रीकल्चर दिखेगी। तो यहाँ पे प्लेन एरिया ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड के कारण, आप वाटर की अवेबिलिटी अच्छी होने के कारण, यहाँ पे जितने भी सेटलमेंट में ऑक्यूपेशंस हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं हमें यहाँ पे। Next one is dispersed settlement. In this settlement, houses are spaced. Houses एक दूसरे से दूर दूर होते हैं क्योंकि वहाँ पे नेचर उस प्रकार के फेवरेबल कंडीशंस नहीं प्रोवाइड कराता है कि एक साथ बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी संख्या में एक ही जगह पे ह्यूमन सेटलमेंट का हमें ऑप्टिमल डेवलपमेंट या ऑप्टिमल हमें ग्रो करने का या ग्रोथ दिखे हमें यहाँ पे। फार अपार्ट एंड ऑफन इंटरस्पर्स्ड विद फील्ड, तो फील्ड के साथ ये बिखरे हुए दिखते हैं, स्कैटर्ड दिखते हैं। अ कल्चरल फीचर सच एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और अ मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सेटलमेंट टाइप यहाँ पे अपने फील्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, दूर दूर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन कई बार कुछ पब्लिक ओकेजन होता है, जैसे अगर किसी मेले की बात करें, किसी टेम्पल की बात करें, किसी पूजा की बात करें, तो उस कारण से कई बार मंदिर वगैरह हो सकता है, दूर दूर बहुत सारे सेटलमेंट हो, लेकिन बीच में कोई एक मंदिर है, तो किसी पूजा में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी त्यौहार के अवसर पर आसपास के सभी अलग अलग स्कैटर्ड सेटलमेंट के लोग एक जगह आके जमा होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्हें कल्चर, उन्हें बहुत सारे जो कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल जो फेस्ट होते हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो ये डिस्पर्स सेटलमेंट के आप फीचर को यहाँ पे फिगर 10.2 में आप डिस्पर्स सेटलमेंट के आप यहाँ पे इमेज को देख सकते हैं। अगले स्लाइड में जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी रखा था, आप इसमें आप क्लस्टर्ड सेटलमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप डिस्पर्स सेटलमेंट को देख सकते हैं। इस स्लाइड में हमने क्लस्टर्ड और डिस्पर्स के बीच में हमने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट को रखा है। आप एक बार इसे देख लें। दीज सेटलमेंट्स आर दोज in which large number of houses are built very close to each other. Such settlement develop along river valleys and fertile plains, है ना, कॉमन ऑक्यूपेशंस होते हैं। डिस्पर्स की बात करें, हाउसेस आर स्पेस्ड फार अपार्ट विद ऑफन इंटरपर्स, है ना, फाउंड इन हिल्स, प्लेटू एंड हाईलैंड एरियाज। अ कल्चरल फीचर सच एज प्लेस ऑफ वर्शिप और मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। नेक्स्ट वन इज रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? रूरल सेटलमेंट का मतलब हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द जो एक्टिविटी होगी वो प्राइमरी और एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी, फिशिंग की बात करें, लंबरिंग की बात करें, पैस्चरिंग की बात करें, ये रूरल एक्टिविटी या रूरल सेटअप में हमें ज़्यादा दिखी जाती है। रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली
एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। चूंकि प्राइमरी एक्टिविटी में आप लोगों ने पढ़ा था, प्राइमरी एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम लोग लैंड और उससे जुड़े हुए रिसोर्सेज को सबसे पहले प्राइमरीली उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, पेस्चरिंग की बात करें, माइनिंग की बात करें, फिशिंग की बात करें, ये सारे एक्टिविटीज़ लैंड और वाटर बॉडी से डायरेक्टली जुड़ी हुई। सबसे पहले आपको लैंड और वाटर बॉडीज़ के रिसोर्सेज को सीधे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी में या रूरल एरिया में हमें लैंड के साथ, ज़मीन के साथ, भूमि के साथ ह्यूमन एक्टिविटी को रिलेटेड ह्यूमन एक्टिविटी का इंट्रीकेशन ज़्यादा दिखता है। दे आर डोमिनेटेड बाय प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग। द सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली स्मॉल, है ना। हमने जनरली क्या बताया है कि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, रूरल एरिया में पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होता है। द पॉपुलेशन साइज भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अर्बन और रूरल सेटलमेंट के बीच में। सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे आ रहा है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो अर्बन सेटलमेंट या रूरल सेटलमेंट को क्या करता, प्रभावित करता। हम यहाँ पे फिलहाल रूरल सेटलमेंट को हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई आप सभी को पता है, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर है तो लाइफ है। और आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुए, चाहे वो इंडस वैली की बात करें, चाहे वो मेसोपोटामियम की बात करें, चाहे वो नील की बात करें, टिग्रिस यूफ्रेटस की बात करें, दे ऑल सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग मेजर रिवर वैलीज। तो वाटर सप्लाई का ह्यूमन सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखता है। यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर water bodies like rivers, lakes and springs where water can be easily obtained. Sometimes the need for water drives people to settle in otherwise disadvantaged sites such as islands surrounded by swamps or low-lying river bank। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वाटर सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जोग्राफिकल कंडीशन प्रोवाइड कराता है ह्यूमन सेटलमेंट को ग्रो करने के लिए। लेकिन जहाँ पे कई बार वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इंसान कई बार कुछ ऐसे जगह पे भी, है ना, वाटर को अवेल करने के लिए या वाटर सप्लाई का यूज़ करने के लिए जाके बस जाता है। लाइक आइलैंड की बात करें, स्वम्पी एरिया की बात करें, लो लिंग एरिया की बात करें, जहाँ पे बहुत सारे खतरे होने के बाद भी चूंकि वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी है, लोग वहाँ पे जाके बस जाते हैं। मोस्ट वाटर बेस्ड वेट पॉइंट सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है बच्चे, वेट पॉइंट सेटलमेंट। तो वेट पॉइंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि जो जनरली जो लो लेइंग एरिया होता है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वाटर रिलेटेड एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर की बात करें, फिशिंग की बात करें, एक्वाकल्चर की बात करें, उन सभी एक्टिविटीज़ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने के कारण वेट पॉइंट सेटलमेंट के पास हमें जनरली रूरल सेटलमेंट डेवलप होता हुआ दिखता है। आगे के स्लाइड से वेट पॉइंट सेटलमेंट आपका ज़्यादा क्लियर होगा। आप यहाँ पे वेट पॉइंट सेटलमेंट को आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मेजर रिवर वैली दिख रही है यहाँ पे, और यहीं पे हमें जनरली वेट पॉइंट सेटलमेंट हमें डेवलप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी की बात करें, नेविगेशन की बात करें, और भी वाटर रिलेटेड डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वेट पॉइंट सेटलमेंट में ये जनरली हमें फ़ायदा होता है कि वाटर रिलेटेड जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होती है उस सेटलमेंट में अच्छे से प्रोसीड कर जाती। इसके अलावा वेट पॉइंट सेटलमेंट में एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, नेविगेशन है, ड्रिंकिंग पर्पस से, कुकिंग एंड वॉशिंग। रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज्ड टू इरिगेट फार्मलैंड। वाटर बॉडीज ऑल्सो हैव फिश विच कैन बी caught for diet, and navigable river and the lakes can be used for ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करने में द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आंसर इज वाटर सप्लाई। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर फॉर रूरल सेटलमेंट इज लैंड। अब लैंड का नेचर क्या है? पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड। इंसान या ह्यूमन फर्टाइल लैंड के आसपास
सेटल होना चाहता है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेगा तो वो सॉइल के, लैंड के नेचुरल फर्टिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे हो पा रही है या नहीं। सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इन यूरोप villages grew up near rolling country, avoiding swampy, low-lying land, while people in Southeast Asia choose to live near low-lying river valleys and coastal plains। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फर्टिलिटी, जो लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है वहाँ पे। यूरोप की बात करें तो रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो फ्लैट एरिया नहीं होता है, जो लो लेइंग एरिया नहीं होता, जहाँ पे हल्का सा अप एंड डाउन हमें लैंड में जनरली देखने के लिए मिलता है, हम उसे ही रोलिंग एरिया कहते हैं या उसे ही अंडुलेटिंग एरिया जनरली ज्योग्राफी में कहते हैं। तो यूरोप में आप देख सकते हैं कि रोलिंग एरिया में जनरली हमें रूरल सेटलमेंट का डेवलपमेंट ज़्यादा दिखता है। लेकिन अगर साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, जहाँ पे मेजर रिवर वैलीज के अलोंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन का ज़्यादा इंगेजमेंट के कारण हमें ह्यूमन सेटलमेंट साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में लो लेइंग फर्टाइल एलुवियल ट्रैक्ट में हमें ज़्यादा डेवलप होता हुआ दिखता है फॉर वेट राइस कल्टीवेशन। और आपको पता है जो साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, जिसे हम कई बार मानसून एशिया भी कहते हैं, वो वेट पैडी कल्टीवेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। अर्ली सेटलर्स चूज प्लेन एरियाज विद फर्टाइल सॉइल। अभी हमने थोड़ी देर पहले मेजर सिविलाइजेशन की बात करी, चाहे वो इंडस वैली हो, चाहे वो नील हो, चाहे वो टिग्रिस यूफ्रेटस हो, चाहे वो और भी अदर रिवर वैलीज की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो मोस्टली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हमें लो लेइंग एलुवियल रिवर ट्रैक्ट के अलोंग ही ज़्यादा दिखता है। अब नेक्स्ट है अपलैंड। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो लो लेइंग एरिया होता है, जो स्वाम्पी एरिया होता है, जो दलदली एरिया होता है, वो हर जगह पे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बेहतर जोग्राफिकल कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कराता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन होता है, जहाँ पे पानी के ठहरने का खतरा होता है, जहाँ पे हॉस्टाइल कंडीशंस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लोग अपलैंड वाले एरिया को ह्यूमन सेटलमेंट के लिए प्रेफर ज़्यादा करते हैं। अपलैंड which is not prone to flooding, जहाँ पे फ्लड का खतरा नहीं होता है, was chosen to prevent damage to houses and loss of life. Thus, in low-lying river basins, people choose to settle on terraces and levees which are ड्राई पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जहाँ पे पानी के ठहरने का खतरा होता है, लोग वहाँ पे ड्राई पॉइंट्स, ड्राई पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता या जहाँ पे कंप्लीटली या कम आप बोल सकते हैं कि आप ये रिलेटिवली ड्राई कंडीशंस होता है वेट एरिया की। आप लोग कई बार देखेंगे कि कई बार फ्लडिंग के दौरान, कई बार जब फ्लड का पानी फैलता है तो लोग ऊंचे वाले एरिया की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचे वाले एरिया में फ्लड का वाटर जल्दी करके नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पे लोग अपने सेटलमेंट को या अपलैंड वाले एरिया में अपने सेटलमेंट के लिए वो ज़्यादा क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स नियर मार्शी लैंड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट। आप इसे इस स्लाइड के द्वारा समझिए। देखिए यहाँ पे अपलैंड दिखाया गया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसे ही हम लोग जनरली स्टिल्थ कहते हैं। यहाँ पे स्टिल्थ क्या है, यहाँ पे आप अगर कभी असम वगैरह जाएं या कभी आप और भी उन एरिया में, जब पश्चिम बंगाल के अगर आप लोअर एरिया को डेल्टाइक एरिया की ओर जाएं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें स्टिल्थ पे बने हुए मकान ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे मार्शी कंडीशन होता है, परमानेंट वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, तो वहाँ पे ज़मीन से सीधे घर को बनाना कई बार खतरा होता है। कई बार बहुत प्रकार के जो खतरनाक जलीय जंतु वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या और भी कई प्रकार के वहाँ पे जान माल का खतरा होने के कारण वो पहले एक स्टिल्थ बनाते हैं, पहले वो एक लाइक कुछ फाउंडेशन लाइक स्ट्रक्चर बैम्बू से हो या अदर बिल्डिंग मटेरियल से बनाते हैं और फिर उसके ऊपर में वो धीरे धीरे करके अपना घर बनाना शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ड्राई पॉइंट की बात करें, ये देखिए ड्राई पॉइंट आपको दिख रहा है, इस जगह पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटर वगैरह या कोई भी सी लोकेशन का यहाँ पे जनरली दिया हुआ है इमेज। और यहाँ पे जहाँ पे सी का पानी नहीं आता है फ्रीक्वेंटली, या भी जहाँ जो एरिया ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हमें ज़्यादा सेफ दिखता था, यहाँ पे आप ड्राई पॉइंट के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग मटेरियल। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले हमने बोला कि ह्यूमन सेटलमेंट
नेचर और ह्यूमन के बीच में एक इंट्रिकेट इंटरेक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल। इसका मतलब क्या कि ह्यूमन जिस भी स्पेसिफिक टेरेन की बात करें, फिजिकल रिलीफ फीचर की बात करें, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, तो जी उसके फिजिकल एनवायरनमेंट में जिस भी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, उसी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल जनरली उसके ह्यूमन सेटलमेंट में या उसके बिल्टअप एरिया में हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप लद्दाख वाले एरिया पे जाएं तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए मिलेंगे आपको ज़्यादा। ठीक है, अगर आप असम में जाएं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैम्बू का बहुत ज़्यादा यूज़ वहाँ पे घर बनाने में होता है। अगर आप राजस्थान वगैरह में जाए तो वहाँ पे जो भी कैक्टी हैं, जो भी खजूर हैं, जो भी ताड़ के जो पत्ते हैं, है ना, उनका यूज़ करके या उनका भी यूज़ हम लोग घर बनाने में ज़्यादा करते हैं। अगर आप ठंडे एरिया में जाएं, कनाडा, रशिया के एरिया में जाए तो वहाँ पे जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े स्लैब होते हैं, स्पेशली जो कनाडा वगैरह की बात करें, जहाँ पे हमें एस्किमोज मिलते हैं या उनके घर जो इग्लू होते हैं, जो बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो रहा है कि किसी स्पेसिफिक फिजिकल एनवायरनमेंट में जिस भी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, उसी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल वहाँ के हाउस में या वहाँ के सेटलमेंट में हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ होता हुआ दिखता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक वुड, स्टोन नियर सेटलमेंट इज अनदर एडवांटेज। अर्ली विलेजेस वर बिल्ट इन फॉरेस्ट क्लियरिंग्स वेयर वुड वॉज प्लेंटीफुल। तो पहले के घरों में वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखता है, क्योंकि जंगलों से वो इजीली पेड़ को काट के लाते थे और उसको अलग अलग पर्पसेस के लिए, चाहे वो जलावन के लिए हो, चाहे वो फायरवुड के लिए हो, चाहे वो घर बनाने के लिए उसका यूज़ होता हुआ दिखता था। इन लोएस एरिया ऑफ चाइना, आपको पता है लोएस क्या है? लोएस एक प्रकार का प्लेन एरिया है, एक प्रकार का मैदान है जो चाइना में एओलियन डिपॉजिट के कारण या विंड के डिपॉजिट्स के कारण या विंड के द्वारा सैंड, सिल्ट, इन सभी के डिपोजिशन से जो एक ग्रेट प्लेन बनता है, जो मैदान बनता है, उसी को हम लोग लोएस कहते हैं। केव ड्वेलिंग्स वर इंपॉर्टेंट एंड अफ्रीकन सवानास बिल्डिंग मटीरियल वर मड स्टिक्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अफ्रीकन सवाना में मड ब्रिक्स से बना हुआ दिख रहा है, नॉट मड स्टिक, सॉरी, मड ब्रिक्स से बना हुआ दिख रहा है। चाइना में देखें तो वो लोएस वाले एरिया में, है ना, और एस्किमोस जो पोलर रीजन में जनरली आइस ब्लॉक का यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, वो इग्लू बनाते हैं। आप इसे इस स्लाइड से समझिए। अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये चाइना के लोएस का एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे। तो कैसे लोएस के बीच में ये केव बना के या उस एरिया में स्पेसिफिक तरीके से उस जगह के फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ के लोग एडजस्ट करके बिल्डिंग मटेरियल का यूज़ अपने ह्यूमन सेटलमेंट में करते हैं। आप यहाँ पे इग्लू देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि जिस जगह में जिस प्रकार के फिजिकल एनवायरनमेंट है और उसके अकॉर्डिंग जिस भी प्रकार की वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे हमें उस प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट स्ट्रक्चरली दिखता है। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वार, हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स एंड आइलैंड्स इन नाइजीरिया। Upstanding Inselbergs form good defensive sites. In India, most of the forts are located on higher grounds or hills. आप इस स्लाइड से इसे समझिए जो मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि डिफेंस पर्पस से भी कई बार हमारा ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, गाइड होता है। और हमने ये बताया भी था कि जहाँ पे हम सिक्योर्ड होते हैं, जहाँ पे हम सुरक्षित लाइफ हमें व्यतीत करने का हमें सुकून होता है, या जहाँ पे हमें एक प्रकार का हमें बोल सकते हैं कि हम निश्चिंत होते हैं अपने सिक्योरिटी पर्पस से, अपने डिफेंस पर्पस से, तो वहाँ पे लोग अपना परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि आप कभी हिस्ट्री के स्टूडेंट आप लोग हैं तो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े फोर्ट का नाम, किले का नाम, चाहे वो आगरा का किला हो, ग्वालियर का किला हो, दिल्ली का लाल किला हो, बनाया गया। तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि डिफेंस। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी रूलर है उस किले के भीतर में रह रहे हैं वो जनरली एक्सटर्नल थ्रेट से वो सेफ रहे। किसी प्रकार का अगर एनक्रोचमेंट, किसी प्रकार का एक्सटर्नल अटैक होता है तो जल्दी करके उनकी लाइफ पे कोई नहीं बोलते कि थ्रेट वहाँ पे ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किले वाला एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे इंसेलबर्ग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में। जो हार्ड रॉक से बने हुए हैं, जो भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं रॉक के, जो जनरली विंड एक्शन के द्वारा अनअफेक्टेड होते हैं, हम उसी को इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग का मतलब क्या होता है कि अगर वो बड़े बड़े गुंबद के फॉर्म में, डोम के फॉर्म में दिख रहे हैं, तो क्लियरली दूसरे एरिया को विजिबल करना किसी दूसरे एरिया से पॉसिबल नहीं होता। इस कारण से वो एक शेड का काम करते हैं और वहाँ पे रहने वाले सेटलमेंट्स के लिए, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो दूसरे एरिया के लिए एक नेचुरल बैरियर या एक नेचुरल डिफेंस पॉइंट की तरह
आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लान सेटलमेंट। तो प्लान सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। अगर हमें किसी जगह पे जाके बसना हो तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि वहाँ पे हमने ज़मीन खरीद ली, वहाँ पे हमने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, इस जगह से रोड गुजर रहा है, यहाँ पे बाजार है, यहाँ पे मार्केट है, तो हम कहीं पे भी जाके विदाउट एनी प्लानिंग जाके बस जाते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, तो वो अनप्लान्ड सेटलमेंट होता है। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे कहाँ पे घर होना है, कहाँ पे बाजार होना है, स्ट्रीट का डायरेक्शन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेलवे टर्मिनस कहाँ पे होंगे, बस स्टैंड कहाँ पे होंगे, मॉल कहाँ पे होंगे, इन सब चीज़ों को सबसे पहले गवर्नमेंट के लेवल पे प्लान करके उसके बाद सेटलमेंट को धीरे धीरे करके वहाँ पे बसाया जाता है, वहाँ पे उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है, तो हम इसे ही प्लान्ड सेटलमेंट कहते हैं। साइट्स दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियसली चूजन बाय villagers themselves, planned settlements are constructed by गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरस ऑन अक्वायर्ड लैंड्स। द स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बच्चे कि विलेजाइजेशन। तो विलेजाइजेशन का मतलब क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द विलेजेस। जब विलेजेस में धीरे धीरे करके पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है, पॉपुलेशन की संख्या बढ़ने लगती है, लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, तो हम उसे ही विलेजाइजेशन कहते हैं। द स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथोपिया एंड द कैनाल कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कैनाल एरियाज इन इंडिया इन द वेस्टर्न राजस्थान command area in India are some good examples of planned settlement। तो आप planned settlement के इमेज को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस डिस्कशन के द्वारा हमने ह्यूमन सेटलमेंट के मीनिंग को, टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स जो रूरल सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं, और प्लान सेटलमेंट का मतलब क्या है। तो आई होप इस डिस्कशन के द्वारा ह्यूमन सेटलमेंट के इन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। फिर भी किसी प्रकार के डाउट, किसी प्रकार की क्वेरी, किसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जगह दें, हम उन सभी कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे।